शुरुआत कर रहे हैं हम पुलवामा के शहीदों को लेकर उनके परिवार वालों के साथ बदसलूकी के जो मामले हैं उसको किस तरह से उस पर अब सियासत हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फोन करके ये मुद्दा उठाया। राजनाथ सिंह ने अशोक गहलोत से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। दरअसल राज्य सरकार पर वादे पूरे न करने के आरोप लगाते हुए 3 शहीद जवानों की पत्नियों ने प्रदर्शन किया था। उनका आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की। तो इस पूरे मामले पर जो सियासत हो रही है उस पर राजस्थान सरकार की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि तीनों शहीदों की पत्नियों सुंदरी देवी, मंजू जाट, मधुबाला को कई सुविधाएं यहां पर दी जा रही हैं। तीनों शहीदों की पत्नियों को 50 लाख रुपए नगद दिए गए हैं। शहीदों के माता पिता के खाते में पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना में 5 लाख रुपए जमा किए गए हैं। इसके अलावा शहीदों की वीरांगनाओं को राजस्थान रोडवेज का निःशुल्क पास जारी हुआ है। शहीद रोहिताश लांबा के नाम पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। शहीद हेमराज के नाम पर राजकीय महाविद्यालय का नामकरण है। वहीं शहीद जीतराम के नाम राजकीय बालिका विद्यालय। तीनों वीरांगनाओं के नाबालिग बच्चों को बालिग होने पर नौकरी मिलेगी। ये राजस्थान सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया, उसमें ये बात कही गई है। तीनों वीरांगनाओं के एक एक बच्चे के लिए सरकारी नौकरी सुरक्षित है। और बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के बाद लालू प्रसाद यादव के पास कल पहुंची। सीबीआई ने दिल्ली में लालू यादव और उनकी बेटी मीसा भारती से करीब 5 घंटे पूछताछ की। यादव परिवार ने आरोप लगाया है कि केंद्र के इशारे पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई क्यों करती है, सत्ताधारी दल के नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। सीबीआई के अफसर 2 गाड़ियों में सवार होकर राज्यसभा सांसद मीसा भारती के घर पहुंचे। पहले राउंड में उन्होंने करीब 2.5 घंटे तक लैंड फॉर जॉब स्कैम में मीसा भारती और लालू यादव से पूछताछ की। इसके बाद दोबारा सीबीआई की टीम एक बैग में कई दस्तावेज लेकर पहुंची और लालू यादव और उनकी बेटी से कई घंटे पूछताछ की। लालू जी ने जब महागठबंधन की रैली में भर दिया हुंकार पूर्णिया में, तो हिल गई डर गई मोदी जी की सरकार। तो सीबीआई तो आ रही है, कुछ जांच में सहयोग सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार ने किया है। जनता सब देख रही है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग चाहे बीजेपी जितना करे, ये तो स्पष्ट हो गया कि बीजेपी 24 की लड़ाई के पहले घबराई है। इस घोटाले के मामले में सोमवार को पटना में सीबीआई ने राबड़ी देवी से 4 घंटे तक पूछताछ की थी। दरअसल रेलवे ने 2021 में सीबीआई को घोटाले को लेकर शिकायत दी थी। इस मामले में सीबीआई ने 18 मई 2022 को केस दर्ज किया था। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव समेत कुल 16 आरोपी हैं। आरोप है कि 2004 से लेकर 2009 के बीच घोटाला हुआ, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। लालू यादव ने मनमाने तरीके से कुछ लोगों को रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी दी। इसके बदले पटना में नौकरी पाने वालों की जमीन ले ली गई। इस मामले में लालू के करीबी भोला यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में चार्जशीट भी दायर कर चुकी है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 15 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी किया है। बीजेपी के मुताबिक लालू ने जो बोया वही काट रहे हैं। कि लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तो रेलवे के 2 बड़े बड़े होटल रांची में और भुवनेश्वर में एक कंपनी को बेचे गए कि नहीं, और वो कंपनी ने पटना की एक बहुत बड़ी अपनी जमीन नई नई कंपनी बना के परिवार को दी कि नहीं दी। और मेरे पास सब के नाम है जो आप लोगों ने छापे हैं, हमने नहीं छापे हैं। मेरे पास सब आप ही लोग की कतरन सब रखी हुई है। और जितनों को नौकरी दी गई वो सब अधिकांश उन्हीं के समाज के थे,
लेकिन फिर भी नौकरी तभी मिलेगी जब जमीन गिफ्ट करोगे। तो चारा घोटाला कन्विक्शन डन, अलकतरा घोटाला कन्विक्शन डन, रेलवे स्कैम चार्जशीट फाइल्ड, परिवार ट्रायल फेस कर रहा है, लैंड फॉर जॉब स्कैम चार्जशीट फाइल, बाकी पूछताछ, अब वहां भी ट्रायल होगा। एक परिवार के लोगों को एक्विटल नहीं हुआ है, लालू प्रसाद समेत। केवल एक ही सवाल हम पूछना चाहते हैं कि 2014 के बाद कोई ऐसा मंत्री है भाजपा का, चाहे वो राज्य का मंत्री हो चाहे केंद्र का मंत्री हो, जिसके खिलाफ ईडी गई है या सीबीआई ने जिसके खिलाफ छापा डाला हो? कोई ऐसा उद्योगपति है जो इनके बड़ा नजदीक है जिसके यहाँ ईडी पहुंच गई हो या सीबीआई पहुंच गई हो? बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। हाँ, कैश पकड़ा गया है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे ऐसे लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, चाहे वो असम में हो चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, जैसे उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली तो उनके सब कार्रवाई बंद हो गई। इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा एक तो भय पैदा करना चाहते हो, दूसरा जनता को ये बताना चाहते हो कि देखो विपक्षी दल बड़े भ्रष्ट हैं, तीसरा आप कहना चाहते हो कि अगर कोई आवाज उठाएगा तो हम उनके पीछे सीबीआई या ईडी भेज देंगे। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा, पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा को तंग कर रहे हैं, यह ठीक बात नहीं, यह सब याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है, यह याद रखना होगा। राबड़ी देवी और लालू यादव से सीबीआई पूछताछ को लेकर उनका परिवार बेहद नाराज है। केवल लालू यादव का परिवार ही नहीं बल्कि विपक्ष के कई नेता भी इस कार्रवाई पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और अब 15 मार्च को लालू यादव समेत सभी आरोपियों को इस मामले में कोर्ट में पेश होना है। अब देखना होगा कि कोर्ट में आगे की कार्रवाई किस तरह होती है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसलीन और कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू कर दी। तिहाड़ जेल पहुंची ईडी की टीम ने मनीष सिसोदिया से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। मनीष सिसोदिया का बयान दर्ज करने के लिए 3 अफसरों की टीम तिहाड़ जेल पहुंची और ईडी को 3 दिन तक पूछताछ की यहां पर इजाजत मिली है और मंगलवार को पूछताछ का पहला दिन था। साथ ही ईडी ने इस मामले में 11वीं गिरफ्तारी अरुण पिल्लई की है, जो हैदराबाद के कारोबारी है। कोर्ट ने पिल्लई को 13 मार्च के लिए रिमांड पर भेज दिया है। विपक्ष की कई पार्टियों ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ जहां आवाज उठाई है, वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने कथित शराब घोटाले मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि आरोप गंभीर हैं और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। साथ ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मिलीभगत का आरोप भी लगाया। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक बार फिर आमने सामने है। इस मामले में सीबीआई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पिछले हफ्ते ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसके खिलाफ 9 विपक्षी पार्टी के नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, लेकिन कांग्रेस चुप रही। लेकिन जब सीबीआई आरजेडी नेता राबड़ी देवी से पूछताछ के लिए पहुंची, तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर इसे विपक्ष के नेताओं को सताने की साजिश करार दिया। कांग्रेस से जब पूछा गया कि वो आरजेडी नेता के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई पर केंद्र सरकार के खिलाफ बोल तो रही है, लेकिन आप नेता मनीष सिसोदिया के मामले में क्यों नहीं, तो कांग्रेस ने आपको ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। कि जब विपक्ष बाकी विपक्ष के खिलाफ एक्शन करती है ये एजेंसीज, चाहे वो हमारे नेता हो या चाहे वो बिहार में हो या चाहे वो महाराष्ट्र के नेता हो, आम आदमी पार्टी एक शब्द नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलते वो? आपको डिसाइड करना है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या आप विपक्ष में हैं। और अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको विपक्ष के साथ हर मुद्दे पे खड़ा रहना पड़ेगा। कांग्रेस यही नहीं रुकी, उसने कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मिलीभगत का आरोप भी लगाया और गंभीर जांच की मांग की। और इसमें सबसे बड़ा पाखंड और ढोंग तो भारतीय जनता पार्टी का नजर आता है। 7 सांसद आपके थे, 8 विधायक आपके थे, तमाम काउंसलर आपके थे,
लेकिन जब यह शराब नीति बन रही थी तो सबको सांप सूंघा हुआ था। उन लोगों की लिस्ट देख लीजिए जिनको फायदा पहुंचाने का काम आप करने वाली थी, उसमें से अधिकांश तो भाजपा के डोनर लिस्ट में नाम आता है। तो ये जो नूरा कुश्ती है, इस पर हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है। हमारा स्टैंड क्लियर है कि आरोप बड़े गंभीर हैं। आरोप के ओरिजिनल कंप्लेनेंट, शिकायत करता हम हैं और इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। ये झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और एलजी के चीयर लीडर बने हुए हैं, कूद कूद के तालियां बजाते हैं, उससे कांग्रेस का असली चरित्र कांग्रेस के समर्थकों को पता चला है। और कांग्रेस के समर्थक इस बात से खासी दुखी हैं, मेरी कईयों से बात होती है, कि कांग्रेस ने जो ये रवैया अपनाया है, इससे कांग्रेस ने अपोजिशन में रहने की सारी नैतिक जो इनके पास काबिलियत थी वो खो दी है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप को जवाब के लायक नहीं माना। सर, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बी टीम है आम आदमी पार्टी बीजेपी। ऐसा है, आम आदमी पार्टी किसकी बी टीम है, कौन किसकी सी टीम है, इसको छोड़ दीजिए ना। अभी जो विषय है वो गंभीर विषय है। केंद्र की बीजेपी सरकार को चुनौती देने के लिए विपक्षी एकता की दुहाई दी जाती है, लेकिन वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ तलवार भांजती भी नजर आती है। इसकी जड़ में उस राजनीतिक जमीन की लड़ाई है जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से दिल्ली और पंजाब में छीन ली है और वो गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में भी जाकर लड़ी है। लिहाजा कांग्रेस आम आदमी पार्टी के दिए दर्द को भूलने को तैयार नहीं और आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन के विस्तार के मद्देनजर कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। नई दिल्ली से शरद शर्मा और रविश रंजन शुक्ला के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं राहुल गांधी की, जो इन दिनों लंदन में हैं। उन्होंने आरएसएस पर हमला बोला है। आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करने पर बीजेपी यहां पर आग बबूला हो गई। आरएसएस ने कहा कि राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि वो विदेशी हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के लोकतंत्र कमजोर होने और इस पर अमेरिका, यूरोप की प्रतिक्रिया न आने की हैरानी वाली बात पर कहा कि बीजेपी को झूठ परोसने पर माफी मांगनी चाहिए। RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. आपने संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी। इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो सकती है? कंडेमनेबल, भर्त्सना योग्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। लंदन दौरे में राहुल गांधी के दिए बयानों पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से किए जाने पर बीजेपी ने तो राहुल गांधी को घेरा ही। आरएसएस का बयान भी आ गया है कि राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि वे विदेशी हैं। राहुल ने सिद्ध कर दिया है कि वह हिंदुस्तानी नहीं, विदेशी है और विदेशियों की मदद से वह हिंदुस्तान के अंदर राज करने का सपना ले रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। निंदनीय ही नहीं है बल्कि चिंतनीय भी है। लंदन में भारतीय जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने भारत में लोकतांत्रिक ढांचे के कमजोर होने और इस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों से कोई प्रतिक्रिया न आने की बात की। बीजेपी ने इस पर भी राहुल गांधी को घेरा है। कहा है कि राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र में अमेरिका और यूरोपीय देशों से दखल की मांग की है, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से सीधा सवाल पूछा है। हालांकि राहुल गांधी ने साफ किया कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र में दखल देने की बात नहीं की। उनकी ओर से किसी तरह की प्रतिक्रिया न होने पर हैरानी जताई। सरकार किसी की भी हो, हम कभी किसी विदेशी ताकत का भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर मुखर विरोधी रहे। खरगे साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी भाजपा आपसे जानना चाहती है कि क्या आप युवराज राहुल गांधी के इस टिप्पणी का समर्थन करते हैं? नहीं करते तो डिसोन करिए। अपने सुयोग्य पुत्र की इस गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का आप क्या समर्थन करती हैं? First of all, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside.
राहुल गांधी के ताजा बयान को भूल सुधार की कोशिश माना जा रहा है, मगर आरएसएस पर निशाना साधकर राहुल ने मुद्दा भी बदलने की कोशिश की और बीजेपी को उकसाया भी। दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल के बयानों का बचाव करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में रवीश रंजन शुक्ला के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। माणिक साहा आज दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री भी यहां पर मौजूद रहेंगे। राजधानी अगरतला के विवेकानंद ग्राउंड में माणिक साहा का शपथ ग्रहण समारोह होगा। चुनाव बाद हिंसा के आरोप को लेकर कांग्रेस और लेफ्ट शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करेगी। आपको बता दें कि कुल 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 32 सीटों पर इस बार जीत दर्ज की है। प्रवासी मजदूरों पर हमले की जांच के दौरान तमिलनाडु पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तमिलनाडु के मराईमलाई इलाके में रहने वाले प्रवासी मजदूरों ने एक फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था, जिसमें यह कहा गया था कि उसके साथ तमिलनाडु पुलिस मारपीट करती है और उन्हें वहां के लोग पीटते हैं। जांच के बाद पता चला कि मनोज यादव ने सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया। बढ़ते तापमान पर नजर रखने के लिए यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, एक बैठक भी की थी और गेहूं की फसल हो या फिर लोगों का स्वास्थ्य, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और अस्पतालों में आग से सुरक्षा उपायों के ऑडिट करने और साथ ही जंगल की आग से निपटने के लिए एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया। फिलहाल गेहूं की फसल पर तापमान का असर नहीं पड़े। 13 से 15 मार्च के दौरान तापमान बढ़ने का ऐसा अंदेशा है। ऐसे में देखना होगा कि फसल पर किस तरह का असर पड़ेगा अगर तापमान में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि हीट वेव के फिलहाल अभी कोई आसार नहीं दिखते हैं। परिमल कुमार की रिपोर्ट। अब तक के तापमान से गेहूं बेअसर है, यानी पैदावार प्रभावित नहीं हो रही, पर नजर 13 से 15 मार्च पर है, जब तापमान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बढ़ने का अंदेशा है। अगर अचानक तापमान 35 डिग्री से ज्यादा हुआ तो असर गेहूं की पैदावार पर पड़ सकता है। अगर जो लाइट इरिगेशन के चक्कर में मान लो आप क्रॉप कैनोपी कूल रखते हैं और आपने फ्लडिंग के थ्रू इरिगेशन देते हैं और आपने अपनी क्रॉप को गिरा ली तेज हवा के साथ, तो वो उल्टा नुकसान कर देगी। हाँ, ये क्रूशियल स्टेज है 15 मार्च के आसपास। अभी टेम्परेचर कितना, जो उनकी प्रोजेक्शन है IMD की और दूसरी वेबसाइट्स की भी, वो फेवरेबल है इतनी ज्यादा, पर्टिकुलरली 15 मार्च। क्रूशियली जो 13 मार्च के आसपास, 13 से 15 मार्च के 2 दिन का उन्होंने टेम्परेचर रेंज को थोड़ा अप दिखा रखा है। वहीं कृषि मंत्रालय का कहना है कि गेहूं की फसल पर फिलहाल तापमान का असर नहीं। वहीं देश की 75% इलाके में गेहूं की फसल नवंबर में लगाई गई है, जो 110 से 135 दिनों में तैयार हो जाती है। साथ ही गेहूं की फसल लगाए जाने वाले इलाकों के 50% भूभाग पर गेहूं की नई किस्म लगाई गई और इसमें भी 50% ऐसी है जिस पर मौसम का ज्यादा असर नहीं होता है। राज्यों को तापमान बढ़ने और नमी बरकरार रखने को लेकर जरूरत पड़ने पर हल्की सिंचाई की एडवाइजरी जारी की गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है जो 13 तारीख को आएगा। ये अभी जितना दिख रहा है तो उसमें उम्मीद तो नहीं, अभी से नहीं बोल सकते हैं कि कितना डीप आएगा, मगर WD के अहेड हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज एक्सपेक्ट करते हैं। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल उत्तरी भारत में तापमान 29 से 32 डिग्री के बीच है और मध्य भारत के इलाके में इससे थोड़ा ज्यादा है। अगले 4-5 दिनों में तापमान में ज्यादा इजाफा नहीं। वहीं 2 दिन बाद सेंट्रल इंडिया में पारा 35 से 36 डिग्री के करीब रहेगा। लू के फिलहाल आसार नहीं। हमारा हीट वेव का एक बुलेटिन इशू होता है, रोज दिन में 2 बार करके इशू होता है, एक सुबह और एक दोपहर को। जब हीट वेव हो जाता है उसके आसपास एक निकलता है। ये दोनों बुलेटिन में हम सिर्फ मैक्सिमम टेम्परेचर का डिस्कशन ही नहीं करते हैं, अगले 5 दिन का ही बोलते हैं। और एक चीज जो इस साल शुरू किए हैं, 99th परसेंटाइल, जो जगह में उम्मीद नहीं कर रहे हैं वहां पर जब होता है ऐसा टेम्परेचर, तो लोगों में कैजुअलिटी या मोर्टेलिटी या इलनेसेस ज्यादा पैदा हो जाता है। बढ़ते तापमान पर लोगों को आगाह करने को लेकर नई पहल
मौसम विभाग की तो है, वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन हीट रिलेटेड इलनेस को अमल में लाएं। नई दिल्ली से परिमल कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो बात महिला सशक्तिकरण की भी कर लेते हैं। अगर महिलाओं को अवसर मिले तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां वो पुरुषों को बराबरी की टक्कर नहीं दे रही। अगर देश की अदालतों की ही बात करें तो बतौर वकील महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में महिला वकीलों का आंकड़ा अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव की देखते हैं एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के रेवाड़ी जिले से सुप्रीम कोर्ट पहुंची वकील ममता रानी ने कभी सोचा नहीं था कि उनका सुप्रीम कोर्ट में वकील होना इलाके के अखबारों की हेडलाइन बन जाएगा। बहुत अच्छा लगता है कि लड़की खुद में एक दुर्गा का अवतार है। जिस तरह से वो अपने फैमिली को भी देख रही हैं, बच्चों को भी देखकर आती हैं, उनके छोटे बच्चे भी हैं, और यहाँ पर भी आके मतलब आप उनके चेहरे पर देखेंगे नहीं कि वो फैमिली कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर कर रही हैं। तो एक्चुअली मुझे वो दुर्गा का अवतार लगती हैं। तो मतलब और महिला मैं रोज आए दिन देखती हूँ कि जब मैं आई थी तो बहुत कम लड़कियां होती थी, लेकिन अब डे बाय डे जैसे हमारा लेडीज बार रूम स्पेशल बना हुआ है तो उसमें हम देखते हैं कि नए नए चेहरे आ रहे हैं रोज। तो वो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि अब लड़कियां इस प्रोफेशन को सीरियसली अपना रही है। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के दफ्तर में मादक पदार्थ अधिनियम के एक केस पर मीटिंग हो रही है। उनकी टीम में लगभग सारी महिला वकील ही हैं। वो खुद कहती हैं कि जिस तरह महिलाएं इस पेशे को चुन रही हैं वो अपने आप में बड़ी बात है। अगर लिटिगेशन जैसे डिफिकल्ट प्रोफेशन में ज्यादा नंबर में महिलाएं आ रही हैं, यंग गर्ल्स आ रही हैं, वो टिक रही हैं, अपनी जगह बना रही हैं, अच्छा कर रही हैं, तो ये एक चीज और सिग्निफाई करता है कि उनको उनके घरों में उनके पंख काटे नहीं जा रहे। आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में महिलाओं की संख्या 15.16% है, जबकि राज्यसभा में ये 14% है। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में महिला सदस्यों की संख्या बढ़कर 18% के पार हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जजों में से 2 ही महिला जज हैं। न्यायपालिका में महिलाओं की कम संख्या पर देश के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी चिंता जता चुके हैं। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में और महिला जज क्यों नहीं हैं? जो महिलाएं हैं उनमें से हाई कोर्ट की जज क्यों नहीं बनाई जा सकती? और इसका जवाब आसान नहीं, थोड़ा पेचीदा है। साफ है, बार में महिला वकीलों की भागीदारी बढ़ रही हो और बेंच में ऐसा ना हो तो सवाल उठना जरूरी है। नई दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आज देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में लोग रंगों में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बच्चे हो, बड़े हो, सभी होली की मस्ती में इस वक्त दिख रहे हैं। हर जगह रंगों का अंबार है। सरहद की बात की जाए तो सरहद पर भी जवानों ने होली मनाई। 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, पठानकोट, हर तरफ रंगों में डूबे हुए, रंगों से सराबोर लोग नाचते, गाते, झूमते नजर आ रहे हैं। तो ये त्योहार ऐसा है कि हर कोई अपने अपने तरह से इस त्योहार को मनाता है, पर कई लोगों की पुरानी मान्यता है कि घर परिवार के बीच होली खेलने, गुलाल लगाने से पहले भगवान के साथ होली खेलने की भी पुरानी रवायत रही है। तो किस तरह से मंदिर में भक्त और भगवान का ये रिश्ता नजर आ रहा है, कैसे श्रद्धालु भगवान संग होली खेल रहे हैं, ये देखने के लिए पुरानी दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर पहुंचे हमारे सहयोगी परिमल कुमार। देखते हैं उनकी रिपोर्ट। इस वक्त हम चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में, जहाँ पर देखें किस तरीके से श्रद्धालु उमड़े हैं। और ये होली को लेकर एक परंपरा है कि घर में होली खेलने से पहले भगवान को यहाँ पर गुलाल चढ़ाया जाता है और ये परंपरा बहुत लंबे समय से है।
जब घर में होली की शुरुआत होती है उससे पहले इस तरह के श्रद्धालु जो हैं वो मंदिर में आते हैं। और आप यहाँ पे देखिए कि हर कोई गुलाल में सराबोर दिखेगा और यहाँ पे दूसरी तरफ भी ले जाने की कोशिश करते हैं। आप लोग कितने साल से आते हैं यहाँ पे? हमारे को यहाँ आते हुए लगभग 41 साल हो गए। 40 साल बचपन से आ रहे हैं? बचपन से तो घर में होली खेलने से पहले यहाँ भगवान के पास? नहीं, यहाँ हम इस मंदिर में बचपन से आ रहे हैं, लेकिन होली खेलने के लिए लगभग 8-10 साल से आ रहे हैं। हाँ। और कितने बजे आ जाते हैं? आज लेट हो गए, वरना हम 6 बजे तक आ जाते हैं। आप भी बहुत लंबे समय से आ रही हैं? आज के दिन जरूर यहाँ पर हो गया, आप गुलाल चढ़ा लिया? धीरे धीरे बढ़ती जा रही है भीड़। पहले इतनी नहीं बचती, लेकिन आज काफी बार बहुत ज्यादा। आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर ये नजर आएगा, ये तमाम लोग हैं और वो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर फिलहाल इस दरबार में आए हैं। और कई लोगों की पुरानी मान्यता है, पुराने वक्त से यहाँ पर आते हैं और इस तरीके से भगवान के पास पहुंचकर। आप लोग कितने साल से आ रहे हैं सर? आप 2 साल से। 2 साल से? ये 10 साल से हैं। तो पहले भगवान के साथ होली, उसके बाद जी फिर आगे होली होगी। यहाँ पर भी आप देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर लोग आपको नजर आएंगे। और होली का जो रंगों का त्योहार है कुछ ऐसे मनाया जाता है जहाँ पे अपनी अपनी जो धारणाएं हैं, सोच है, उसके हिसाब से ये तमाम लोग आते हैं यहाँ पर। महादेव, कितने साल से आप आती हैं यहाँ पे? बचपन से आती हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, क्या क्या होता है यहाँ पर भगवान के पास? गुलाल चढ़ाते हैं? बहुत कुछ होता है यहाँ पे, बहुत मजा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। थोड़ा अंदर अगर आपको ले जाके अगर आपको दिखाएं, देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है। आपको दिखाएं तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको स्थिति यहाँ पर नजर आएगी। और ये तमाम लोग देखिए किस तरीके से गुलाल जो है वो यहाँ पर आगे इस गौरी शंकर मंदिर में जो है वो आपको गुलाल की एक तरीके से बारिश दिखेगी। और भगवान के पास आने की परंपरा जो है पुरानी है। आप कितने साल से आ रही हैं यहाँ पे? हम 10 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर हमें, और भगवान के दर्शन और लोगों का प्यार और ये इतनी होली देखकर बहुत मजा आता है। और लगातार भीड़ भी बढ़ रही है? बहुत बढ़ रही है और अभी तो और बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके से लोग जो है आपको रंगों में सराबोर यहाँ पर नजर आए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो भक्ति में भी होली का रंग घुला हुआ नजर आ रहा है। और टीम इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खिलाड़ियों में भी होली का खुमार दिख रहा है। भारतीय खिलाड़ी होली के त्योहार से एक दिन पहले मस्ती करते हुए दिखे, एक दूसरे को रंग लगाकर बधाई देते हुए नजर आए। तो होली के कई रंग हैं और देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीकों से होली की परंपरा और मजबूत होती रही है। बिहार में सहरसा के बनगांव में घुमार होली खेली गई। यहां गांव के युवक टोली बनाकर आसपास के इलाकों में घूमते हैं, फिर एक जगह पर इकट्ठा होकर भगवती स्थान के लिए निकल पड़ते हैं। मंदिर के ऊपर से फव्वारे से पानी की बौछार की जाती है। गांव के लोग बताते हैं कि घुमार होली की परंपरा की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। तब से आज तक यहाँ के लोगों ने इसे जारी रखा है। शुरुआत कर रहे हैं हम दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी में कथित घोटाले के मामले में ईडी ने तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता को समन भेजा है। 10 मार्च को उनको पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी ने के कविता के करीबी अरुण आर पिल्लई और उनके सीए रह चुके बुची बाबू को पहले ही गिरफ्तार किया था। और इस वक्त हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, बताएं क्या जानकारी लग रही है अब? देखिए, ईडी ने जो तेलंगाना के सीएम केसीआर है उनकी बेटी के कविता को सम्मन जारी किया है। ये सम्मन दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी के मामले में जारी किया गया है और 10 मार्च को उनको दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पेश होना है। हालांकि 10 मार्च को वो दिल्ली आ रही थी और उन्होंने
महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर जंतर मंतर पर वो 10 मार्च को धरना देने वाली थी, लेकिन इसी बीच जो ईडी है उसने उनको सम्मन जारी कर दिया है और 10 मार्च को ही ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए कहा है। तो अपने आप में एक टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल है कि 10 मार्च को जब वो जंतर मंतर पर बैठने वाली थी उसी दिन ईडी ने उनको बुला लिया है। इसके पहले जो के कविता के सहयोगी हैं अरुण रामचंद्रन पिल्लई और उनके जो सीए रहे हैं बुच्ची बाबू, उनको ईडी ने इसी आबकारी पॉलिसी के मामले में पहले गिरफ्तार किया है और के कविता का नाम भी जो चार्जशीट में आया था, हालांकि वो आरोपी के तौर पर नहीं है, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम है और ईडी लगातार इस मामले की जांच कर रही है। तो 10 मार्च को अब के कविता को ईडी के दफ्तर में पेश होना होगा। जी, हम देख रहे हैं यहाँ पर मुकेश की कैसे ईडी जो है धीरे धीरे शिकंजा अपना बढ़ाती चली जा रही है, दायरा बढ़ा रही है, क्योंकि कल जो है पूछताछ की गई मनीष सिसोदिया से इस बारे में कोर्ट की इजाजत लेकर, और अब यहाँ पर के कविता को समन भेजा गया है। देखिए, बिल्कुल इस मामले में ये बात सामने आई थी कि जो साउथ की लिकर लॉबी है उससे आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए का कमीशन लिया और ये सारा पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। ये भी आरोप है कि के कविता पर्दे के पीछे रही एक मुखौटे के तौर पर, और उनके जो लोग थे उन्होंने जो समीर महेंद्रू जो दिल्ली के शराब कारोबारी हैं, उनकी कंपनी इंडो स्पिरिट में करीब 36% हिस्सेदारी हासिल की और इसके बदले 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिया गया। तो साउथ की जो लिकर लॉबी है उसका नाम लगातार इस मामले में आ रहा है और साउथ से कई लोग ईडी ने गिरफ्तार किए हैं। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए आपका। और वहीं दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने कल मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू कर दी। तिहाड़ जेल वो पहुंची और यहां पर मनीष सिसोदिया से करीब 6 घंटों तक ईडी ने पूछताछ की। सिसोदिया का बयान दर्ज करने के लिए 3 अफसरों की टीम पहुंची थी। ईडी को 3 दिन पूछताछ की इजाजत मिली है और मंगलवार को पूछताछ का पहला दिन था। साथ ही आपको बता दें, ईडी ने इस मामले में 11 गिरफ्तारियां अब तक की है। अरुण पिल्लई की हाल ही में गिरफ्तारी हुई, जो हैदराबाद के कारोबारी हैं। कोर्ट ने पिल्लई को 13 मार्च तक के लिए रिमांड पर भेज दिया है। पुलवामा के शहीदों के परिवार वालों के साथ बदसलूकी के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फोन करके यह मुद्दा उठाया। राजनाथ सिंह ने गहलोत से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। दरअसल राज्य सरकार पर वादे पूरे न करने के आरोप लगाते हुए 3 शहीद जवानों की जो पत्नियां हैं वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंची थी। उनका आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की। जवाब में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जबकि सरकारी नियमों के तहत ही शहीदों के परिवार को राज्य सरकार तमाम तरह की सुविधाएं दे रही है। तो आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है, जिसको लेकर अब एक राजनीतिक रंग इसमें देखने को मिल रहा है। शहीद परिवारों का ये मुद्दा क्या है? शहीद परिवार जो है उनके साथ बदसलूकी की खबरें आई थी। 3 शहीद परिवारों का सचिन पायलट के घर में 2 दिन से यहां पर धरना जारी था। सचिन पायलट ने इनकी मांगे जायज बताकर सीएम को एक बकायदा चिट्ठी भी लिख दी थी। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फोन किया। अशोक गहलोत को जो है बदसलूकी के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे, ये राजनाथ सिंह ने फोन करके कहा। साथ ही यहां पर यह भी कहा गया कि स्थानीय जो बीजेपी नेता हैं सीएम गहलोत के खिलाफ बयान यहां पर देने शुरू हो चुके थे। उसको लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी थी, मुद्दा गरमाना शुरू हो गया था और अशोक गहलोत ने फिर इसका जवाब दिया। राजस्थान में शहीद सैनिक परिवारों को सबसे ज्यादा मुआवजा दिया गया है, अशोक गहलोत ने कहा। उन्होंने कहा कि शहीद के असली आश्रित को ही नौकरी मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार के किसी दूसरे को नौकरी दी तो असली हकदार को कौन सुनेगा। ये तमाम बातें, ये मुद्दा जब इतना बड़ा बना तो उसको लेकर अशोक गहलोत यानी राजस्थान सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया गया। तो राजस्थान सरकार ने जो बयान जारी किया उसमें ये बताया कि तीनों शहीदों की पत्नियों, जिसमें कि सुंदरी देवी, मंजू जाट, मधुबाला हैं, उनको कई सुविधाएं दी जा रही हैं। तीनों शहीदों की पत्नियों को 50 लाख रुपए नगद दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि शहीदों के माता पिता के खाते में पोस्ट ऑफिस
मासिक आय योजना में 5 लाख रुपए जमा किए गए हैं। इसके अलावा शहीदों की वीरांगनाओं को राजस्थान रोडवेज का निःशुल्क पास जारी हुआ है। शहीद रोहिताश लांबा के नाम पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शहीद हेमराज के नाम पर राजकीय महाविद्यालय का नामकरण, इसके अलावा शहीद जीतराम के नाम राजकीय बालिका विद्यालय, तीनों वीरांगनाओं के नाबालिग बच्चों को बालिग होने पर नौकरी मिलेगी। ये बयान जारी करके राजस्थान सरकार ने कहा है कि तीनों वीरांगनाओं के एक एक बच्चे के लिए सरकारी नौकरी यहां पर सुरक्षित रहेगी। तो 3 शहीद परिवार जो हैं उनकी जो पत्नियां हैं वो सचिन पायलट के घर के बाहर धरना दे रही थी। सचिन पायलट ने उनकी मांगों को जायज ठहराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे को उठाया तो फोन किया था अशोक गहलोत को, और अशोक गहलोत ने कहा कि जो तमाम नियम कायदे कानून हैं शहीद परिवारों से जुड़े हुए वो यहाँ पर लागू हो रहे हैं और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है। बयान जारी करते हुए राजस्थान सरकार ने उस बात का उल्लेख किया, उस बात का जिक्र किया। राहुल गांधी की बात करते हैं जो कि इन दिनों लंदन में हैं और उनके तमाम जो बयान आ रहे हैं काफी चर्चा का विषय भी बन रहे हैं। उन्होंने अब जो बयान दिया है उसमें आरएसएस पर जमकर हमला बोला। भारत में भी बोलते रहते हैं और बाहर भी बोले हैं। आरएसएस की तुलना उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड से करी, जिसको लेकर बीजेपी यहां पर आग बबूला हो गई। आरएसएस ने कहा कि राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि वो विदेशी हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के लोकतंत्र कमजोर होने और इस पर अमेरिका, यूरोप की प्रतिक्रिया न आने की हैरानी वाली बात पर कहा कि बीजेपी को झूठ परोसने पर माफी मांगनी चाहिए। RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood. And the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. आपने संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी। इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो सकती है? कंडेमनेबल, भर्त्सना योग्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। लंदन दौरे में राहुल गांधी के दिए बयानों पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से किए जाने पर बीजेपी ने तो राहुल गांधी को घेरा ही। आरएसएस का बयान भी आ गया है कि राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि वे विदेशी हैं। राहुल ने सिद्ध कर दिया है कि वह हिंदुस्तानी नहीं, विदेशी है और विदेशियों की मदद से वह हिंदुस्तान के अंदर राज करने का सपना ले रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय ही नहीं है बल्कि चिंतनीय भी है। लंदन में भारतीय जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने भारत में लोकतांत्रिक ढांचे के कमजोर होने और इस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों से कोई प्रतिक्रिया न आने की बात की। बीजेपी ने इस पर भी राहुल गांधी को घेरा है। कहा है कि राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र में अमेरिका और यूरोपीय देशों से दखल की मांग की है, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से सीधा सवाल पूछा है। हालांकि राहुल गांधी ने साफ किया कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र में दखल देने की बात नहीं की। उनकी ओर से किसी तरह की प्रतिक्रिया न होने पर हैरानी जताई। सरकार किसी की भी हो, हम कभी किसी विदेशी ताकत का भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर मुखर विरोधी रहे। खड़गे साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी भाजपा आपसे जानना चाहती है कि क्या आप युवराज राहुल गांधी के इस टिप्पणी का समर्थन करते हैं? नहीं करते तो उसको डिसोन करिए। अपने सुयोग्य पुत्र की इस गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का आप क्या समर्थन करती हैं? First of all, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. राहुल गांधी के ताजा बयान को भूल सुधार की कोशिश माना जा रहा है, मगर आरएसएस पर निशाना साधकर राहुल ने मुद्दा भी बदलने की कोशिश की और बीजेपी को उकसाया भी। दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल के बयानों का बचाव करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में रवीश रंजन शुक्ला के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
माणिक साहा आज दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री भी रहेंगे मौजूद। राजधानी अगरतला के विवेकानंद ग्राउंड में माणिक साहा का शपथ ग्रहण समारोह होगा। चुनाव बाद हिंसा के आरोप को लेकर कांग्रेस और लेफ्ट शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि यहां पर 60 सदस्य वाली विधानसभा में बीजेपी ने इस बार 32 सीटें हासिल की है। अब बात लैंगिक समानता के मुद्दे पर जारी खास सीरीज की। आज बात साइंस टेक्नोलॉजी और उसमें महिलाओं की बराबरी की। सवाल है कि जब बात साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स की होती है तो इसे सिर्फ पुरुषों की फील्ड क्यों समझ लिया जाता है। इस पर BQ प्राइम की मुग्धा कालरा के साथ देखिए ये खास सीरीज। क्या हम औरतों का मैथ्स ब्रेन नहीं होता? क्या कोई ऐसी रिसर्च सामने आई है जो कहती है कि औरतें टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड होती हैं और सिर्फ आदमी ही साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के जीन्स के साथ पैदा हुए हैं? Why is it that when we talk about STEM, it is completely the playground for boys and men? Dear India Inc., let's talk about women in STEM. Data from the National Science Foundation shows that while 52% of women enrolled for science, technology, engineering and math courses for their graduation, only 29% of them actually joined the STEM workforce. Even at the C-suite level, only 3% of women hold the post of CEOs in the STEM industry. मतलब हो क्या रहा है? ऐसा नहीं है कि लड़कियां इन सब्जेक्ट्स में पढ़ाई नहीं कर रही हैं। Women make up nearly 43% of the total graduates in science, technology, engineering and maths in India, one of the highest in the world. But just 14% of scientists, engineers and technologists in research development institutions and universities. हाँ, स्कूलों में मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर पढ़ाने वाली आपको लेडी टीचर्स काफी दिखेंगी। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टेम सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाली महिलाओं को अक्सर टीचरी करने की ही सलाह दी जाती है, क्योंकि आप तो महिला हैं, आपका काम तो बच्चों को देखना है, तो आप नेचुरली उन्हें पढ़ा भी लेंगी। लेकिन स्कूल की टीचरी तक बड़ी एक्सेप्टेंस है और हायर एजुकेशन तक पहुंचते पहुंचते ये फिर से बॉयज क्लब बन जाता है। At the Indian Institute of Technology, IIT Bombay, only 25 of the 143 professors are women. In IIT Madras, this number stands at 10.2%, with only 31 of the 304 professors in the institute being women. To date, none of the IITs or prestigious institutions like the Indian Institute of Science, Bangalore, or Mumbai's Tata Institute of Fundamental Research has had a woman director. तो ये प्रॉब्लम आखिर शुरू कहां से होती है? सबसे पहले तो घरों से होती है, जहां लड़कों से मैथ साइंस की पढ़ाई करवाई जाती है और लड़कियों पर ऐसा कोई दबाव नहीं होता और उन्हें अक्सर कहा जाता है कि वही सब्जेक्ट्स पढ़ो या चूज करो जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ तक कि लड़कियों के खिलौने आज भी घरेलू हैं और लड़कों के कामकाजी। लिटिल साइंटिस्ट फॉर बॉयज एंड शेफ एंड ज्वेलरी मेकर फॉर द गर्ल। बेचारे लड़के और लड़कियों दोनों पर ही अत्याचार है। जहां पढ़ाई के साल ज्यादा दिखते हैं, वहां लड़कियों को डिस्करेज किया जाता है until and unless she is above average or brilliant। और यही वजह है कि जब साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथ्स से जुड़े जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स चुने जाते हैं, कंपनीज को लगता है कि एक आदमी ये काम बेहतर ढंग से करेगा। और जब महिलाओं को हायर भी किया जाता है तो उन्हें इम्पोस्टर सिंड्रोम से जूझना पड़ता है और उनमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। Add to that the isolation they face। Key global workforce insights say that nearly 81% of Indian women in STEM faced gender bias in performance evaluations, and a large proportion felt that their companies would not offer them top positions. And that leads to a gap in pay. Women earn 15 to 30% less than their male counterparts. And unlike other industries where women start off on even grounds, but when it comes to STEM, the gender-based pay gap is right from the start. साइंटिफिक रिसर्च फील्ड में तो और भी बुरा हाल है। Only one woman, Marie Curie, has been honored twice with the Nobel Prize in Physics in 1903 and the Nobel Prize in Chemistry in 1911. Only 60 women in total have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2022. इंडिया में अब रिसर्च की सिचुएशन देखते हैं। All India Survey on Higher Education 2018-19 says just 3% of women enroll in PhD in science
and only 6% opt for a PhD in engineering and technology. सरकार ने अपनी तरफ से महिलाओं को STEM फील्ड्स में आगे बढ़ाने के लिए कुछ कदम जरूर उठाए हैं। विज्ञान ज्योति स्कीम was launched by the Department of Science and Technology for the meritorious girls in high school to pursue STEM in their higher education. Gender Advancement for Transforming Institutions गति सरकार का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक चार्टर और फ्रेमवर्क तैयार किया गया है STEM फील्ड्स में जेंडर इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए। एंड गति वर्क्स इन क्लोज कोऑपरेशन विद द नॉलेज इन्वॉल्वमेंट रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग किरण प्रोग्राम। किरण प्रोग्राम महिला साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स को अपॉर्चुनिटीज देने के लिए बनाया गया है, खासकर उन महिला साइंटिस्ट्स और टेक्नोलॉजिस्ट्स के लिए जो कि एक मिड करियर ब्रेक से वापस लौट रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद बदलाव तो आपसे ही शुरू होगा। पुश गर्ल्स इन योर फैमिलीज टू टेक STEM सब्जेक्ट्स एट स्कूल। उनकी क्यूरियोसिटी को इन सब्जेक्ट्स में बढ़ाइए, उन्हें हायर एजुकेशन के लिए पुश करिए। डियर इंडिया इंक, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप STEM रोल्स को जेंडर न्यूट्रल होकर देखें। हायरिंग के वक्त सिर्फ क्वालिफिकेशन देखें, मेल या फीमेल नहीं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़िए। सपोर्ट योर विमेन एम्प्लॉइज। सम टूल्स कैन बी women specific funding, fellowships and scholarships, flexibility at workplace, and more facilities given to them. Help them climb the ladder so they can be great role models for other women. आज देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग रंगों में डूबे हुए दिख रहे हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी होली की मस्ती में डूबे दिख रहे हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, मथुरा, वृंदावन, गोरखपुर और साथ ही प्रयागराज की आप तस्वीरें देख सकते हैं। किस तरह से रंगों में सराबोर लोग दिख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हर तरफ रंगों का अंबार दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरहद पर भी जवानों ने भी होली मनाई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गोरखपुर की हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं लोगों के बीच हैं और आज होली के त्योहार पर किस तरह से नाच गा रहे हैं लोग हैं और मस्ती के मूड में सभी नजर आ रहे हैं। और ये है काशी की तस्वीरें। बनारस में देख सकते हैं आसपास घाट और कितनी संख्या में लोग यहाँ पर जुटते हैं और यहाँ का माहौल इस वक्त देखने लायक होता है। हर कोई इतने सतरंगी रंगों में डूबा हुआ नजर आते हैं कि शायद एक दूसरे को पहचान पाना भी मुश्किल होता है। सभी ये आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ की आवाज भी हम दिखाते हैं, आपको सुनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गूंजती है, हर तरफ शिव की नगरी है और यहाँ पर रंगों से सराबोर होके ढोल नगाड़े यहाँ पर बजते हैं और घाट के नजदीक एक अलग ही मस्ती देखने को मिलती है। और ये आप देख रहे हैं BSF के जो जवान हैं उन्होंने भी किस तरह से होली का त्योहार मनाया।